सबसे पहले सवाल यही आ रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ठीक है, तो अभी हमें एक कॉन्सेप्ट समझने आया कि जब भी हम बाहर जाते हैं या फिर खाना खाते हैं उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने हाथ धोने चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और अभी भी हमसे क्या कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से, जो कि हम सबको पता होगा कि अभी इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया को पता है कि कोरोना वायरस का अभी कोई क्योर नहीं आया है, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं उससे पहले अपने हाथ अच्छे से धोएं और साथ के साथ सफाई का ध्यान रखें, मास्क पहनें। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? मुझे तो दिखा भी नहीं, हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं घर तक उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बट दिखाई नहीं देते। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ऑर्गेनिजम्स जो भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लाइक सांस लेना, मूवमेंट शो करना, रेस्पायर करना जो सांस लेना कहा जाता है, खाना खाना, ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। रेप्लिकेट करना, माइक्रो मतलब छोटा। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं, जो हमें अपनी नॉर्मल आइज, जैसे कि अभी मैं यहाँ वहाँ देखूँ तो मुझे नहीं पता कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे आसपास हैं। वहीं अगर मैं किसी डिवाइस की हेल्प से देखूँ, जैसे कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी स्पेशली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो मुझे ये यहीं पर इसी सरफेस पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या है कि दीज आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। इसी के साथ साथ हम किसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं? या तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस, या फिर माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लासेस जिसके थ्रू ये इस पिक्चर, इस कार्टून में दिखाया हुआ है कि ये वायरस का है, ये सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दिखाए हुए हैं। तो आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस या माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। सबसे पहले ये और जान लें कि हम कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया? माइक्रोब्स। बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें नॉर्मल आई से नहीं दिख सकते, इवन आप चश्मा पहन लो तो भी नहीं दिखेंगे। और किसकी मदद से आप देख सकते हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस की मदद से। अब बात करते हैं इनके सेल की, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं ये या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जिनको नहीं पता यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं जिस्ट दे देती हूँ यहाँ पे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, सिर्फ एक सेल, वो एक सेल उनकी पूरी लाइफ को, ग्रोथ को, रेप्लिकेट करने, सब फंक्शन वो अकेला कर रहा है सेल, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। वही जब आपकी बॉडी में हर एक सेल अलग अलग काम कर रहा है, यहाँ पर एक ही सेल क्या क्या कर रहा था? एक्सक्रीशन करेगा, डाइजेशन करेगा, रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा, यही करेगा सिर्फ एक सेल। मगर मल्टी सेलुलर के केस में अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि हम अपना एग्जांपल लें तो हमारे कुछ सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं, कुछ जो है एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, कुछ रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो हम उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल की बजाय मल्टीपल सेल से बनी हुई है, बहुत सारे सेल्स हैं और ये सारे सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलुलर। फाइन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनके पास दोनों चॉइस हैं, मतलब एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा पॉपुलेशन होता है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जिनका सिर्फ एक सेल सारे फंक्शन कर रहा है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जिनका कई सारे, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर उन्हें अकेला बना रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है वो, और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। अब इनके हैबिटेट की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ रहते हैं। तो अब मम्मी ने हाथ धोने के लिए बोला था, तो अब समझ में आ गया हमारे हाथों में भी रह सकते हैं वो लोग, आसपास पाए जाते हैं, हमारे साथ हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। इनका कोई एक फिक्स नहीं है, जैसे
हमारा क्या है, एक घर है, हम वहां पाए जाएंगे। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी पाए जा सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, कोल्ड क्लाइमेट जैसे कि आर्टिक रीजन वहाँ पाए जा सकते हैं, डेजर्ट एरिया राजस्थान थार डेजर्ट जो है वहाँ पाए जा सकते हैं, मार्शी एरियाज में जैसे कि मैनग्रूव फॉरेस्ट जहाँ पर हमारे एग्जाम्पल है वहाँ पाए जा सकते हैं। तो ये डाइवर्स इन्वायरमेंट में पाए जा सकते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा फर्दर इनके हैबिटाट इन्वायरमेंट को हम लोग हैबिटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। तो इनके डाइवर्स हैबिटेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल यहाँ पर सबसे पहले यही हम पूछते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अभी पहली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया डाइवर्स इन्वायरमेंट में आसानी से पाए जा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? हॉट स्प्रिंग में पाए जा सकते हैं, कोल्ड एरियाज में पाए जा सकते हैं, मार्शी एरियाज में पाए जा सकते हैं, डेजर्ट एरिया में पाए जा सकते हैं, हमारे साथ पाए जा सकते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सिर्फ हम इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सारे इन्वायरमेंट कैसे हो गए? एक्सटर्नल, हमारे लिए कि हमें बाहर पता चल रहा है ये एक इन्वायरमेंट है, ये एक इन्वायरमेंट है, बट हमारी खुद की बॉडी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एज ए इन्वायरमेंट रोल प्ले कर सकती है और ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जा सकते हैं, ना कि सिर्फ हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जा सकते हैं। जिसका एग्जांपल है इकोलाई, जो कि ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इनसाइड ही नहीं, साथ के साथ हमारी सरफेस, बॉडी सरफेस पे भी पाए जा सकते हैं। हमारी एक स्किन पैच अगर आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्ट कराओगे तो एक छोटे से स्किन पैच में आपको मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो हमारी पूरी सरफेस पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी बॉडी क्लीन रखनी चाहिए, डेली बाथ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेदिंग नहीं करोगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव नहीं होंगे और आपको बाद में बीमारियां भी हो सकती हैं। अब इनके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि ऐसा होता है ना, कुछ लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, कुछ के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि कुछ जो है और साथ के साथ कुछ कंप्लीटली औरों पे डिपेंड होते हैं और कुछ अपना काम खुद कर लेते हैं। ये वाली स्टोरीज हमें सब पता है कि ये क्या क्या ह्यूमन बिहेवियर होता है। इसी तरीके से सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बिहेव करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो कि आराम से अकेला रहेंगे, अपना खाना खुद ढूंढेंगे, अपना सर्वाइवल के लिए जगह खुद ढूंढेंगे, वो किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे अपने सर्वाइवल के लिए और उनके थ्रू की, जैसे कि किसी से आपने देखा होगा पड़ोसी जो होते हैं, हम लोग उनसे कहते हैं, किसी को कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं वो बोलेंगे कि आप हमें चीनी दे दो, आप हमें चाय दे दो, तो इस तरीके से ले लेते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, और ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेकर अपनी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट करते हैं। किसी से फूड लेते हैं, किसी से लोकेशन मतलब जगह लेते हैं रहने के लिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल जैसे कि अमीबा। अमीबा आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ उस कैटेगरी में आता है। तो अमीबा जो है वो फ्रीली रहता है, उसे किसी की एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। आपको अकेला सिंगल ये बॉडी उसकी पाई जाएगी, ये किसी की एसोसिएशन में नहीं पाया जाएगा। और वहीं पर बात करें फंजाई और बैक्टीरिया की, तो ये मोस्टली प्रेफर करते हैं कॉलोनीज। कॉलोनीज क्या होती है? तो कॉलोनीज जो हैं, जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन सोसाइटीज में भी पढ़ा है, कॉलोनीज जो होती हैं, तो ऐसा होता है कि कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं, वहां पे कई सारे एक साथ रहते हैं। तो ये जो ग्रुप बना, इसे हम लोग बोलते हैं, इस ग्रुप को कॉलोनीज। तो फंजाई और बैक्टीरिया ये दोनों प्रेफर करते हैं कॉलोनीज में रहना, और अमीबा जो होता है वो फ्रीली रहना पसंद करता है, उसे किसी के साथ एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें स्टडी कैसे करें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब हर एक को अलग अलग पकड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उन्हें पढ़ने के लिए। तो हमने उस स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
4 डिफरेंट कैटेगरीज में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो जिसमें कि सबसे पहले आया बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोआ, फिर एल्गी, फिर फंजाई। तो सबसे पहले फिर बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में बात करें, मोस्टली ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मोस्टली प्रेफर करते हैं कॉलोनीज में रहना। किस में रहना पसंद करते हैं, कॉलोनीज में रहना प्रेफर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। जिनको नहीं पता प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव। तो सेल को हम आपने जब सेल के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें ये टर्म्स यूज हुई थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वो सेल्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियर जेनेटिक न्यूक्लियस जो है, जिसमें जीन्स होते हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब अच्छे से बनाया नहीं है। यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब उसे देख के आप बता सकते हो कि ये न्यूक्लियस है, ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, आप पूरा उसको स्टडी करके बता सकते हो। तो इसका मतलब वो है ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वहीं पे अगर ये कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सेल में न्यूक्लियाई आराम से ऐसे पड़ा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डिस्टिंग्विश करना कि ये एरिया जो है वो न्यूक्लियस के लिए डिफाइंड है। तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें कई सारे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। वहीं अब बात करें इन 3 कैटेगरीज की, तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं वो हैं यूकैरियोटिक, मतलब इनका जो न्यूक्लियर रीजन है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सेल का, तो उसमें देखा है हम लोग ऐसे बना देते हैं, प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें न्यूक्लियस ऐसे कर देते हैं। तो जो न्यूक्लियस आपने इस तरह किया है, तो ये इससे ही पता चल रहा है कि ये यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर, सिर्फ एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर अभी हमने अमीबा पढ़ा है, अमीबा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना, एसेट्रा। अब बात करते हैं यहां पर ऐसे कर देती हूं, ये यूकैरियोटिक है। एल्गी की, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है वो ये है कि एल्गी जो होते हैं वो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो प्लांट लाइक से तुम्हें क्या समझने आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस होती होगी, यस, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दिक्कत यहाँ पर जो आ जाती है, जो इन्हें प्लांट से अलग कर देता है, तो प्लांट को आप जब सोच रहे हो तो प्लांट सोचते ही हमारे विजुअलाइज करो उसे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, प्लांट जो है उसमें लीव्स होती हैं, स्टेम होती है, रूट्स होती हैं। हम लोग जब भी ड्रॉ करते हैं प्लांट का स्ट्रक्चर यही करते हैं, फ्रूट्स बना देते हैं, फ्लावर्स बना देते हैं। बट एल्गी में ये सारे स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं होते, नॉट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो इनका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें आप नहीं बता सकते कि इसमें लीफ कहां पर है, स्टेम कहां पर है, रूट कहां पर है, इसलिए एल्गी को अलग रखा जाता है। तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर, इसे हम लोग थैलस भी बोलते हैं, इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग थैलोफाइटा, एल्गी को दूसरा नाम जो है वो है थैलोफाइटा। आप ये पढ़ोगे जब आप डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें क्लासिफिकेशन प्लांट्स की, उसमें पढ़ोगे थैलोफाइटा भी बोलते हैं।
एल्गी को। ठीक है, अब फंजाई की बात करते हैं। फंजाई मोस्टली आप सबके दिमाग में आया होगा, आपने सुना भी होगा। तो फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक जिसको नहीं पता उसके लिए, ऑटोट्रोपिक, ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, खाना बनाना, खुद का न्यूट्रिशन खुद, नॉट न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बनाना, सिंपल वर्ड्स में उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मतलब वो किसी और पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। ठीक है, फंजाई साथ के साथ इन कुछ फंजाई जो हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स जो होते हैं, सड़े हुए खाना, उन पे भी डिपेंड करते हैं, कुछ उन पे अपना खाना न्यूट्रिशन उनसे भी लेते हैं, इसलिए इनको सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं। इसमें कॉमन एग्जांपल्स आ गए, यीस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, बहुत सारे।